गोप एकेडमी पर आपका स्वागत है दोस्तों। जून 2025 के यूजीसी नेट के सवालों को हम लोग लगा रहे हैं। आज के सवाल इस प्रकार हैं दोस्तों। हम लोग 100 सवालों में 81 आज फर्स्ट पहला सवाल कौन सा है? 81वां सवाल हम लोगों का है। 1780 की बात हो रही है। 1780 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ध्यान देते रहिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश ने मालवा पर आक्रमण का निर्णय लिया था, तब कौन सा मराठा नेता बचाव के लिए आया था, यानी मराठा की तरफ से कौन सा नेता लड़ा था? तो आपको ये बताना है। जबकि आपको पता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है वो कब से कब तक होता है? 1775 से 1782 ईस्वी के बीच में होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस हैं महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर। इसमें कौन कौन से हैं, यानी कौन होंगे इसमें? सीधे आंसर पे चलते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसको। कि महादजी सिंधिया थे दोस्तों, इनके उत्तराधिकारी जो थे वो दौलत राव सिंधिया थे। इनके उत्तराधिकारी दौलत राव सिंधिया थे। अब हम बात करते हैं प्रथम मराठा युद्ध की। कि मालवा क्षेत्र में, मालवा यानी मालवा क्षेत्र मध्य भारत में आता है। मध्य भारत और मालवा क्षेत्र की बात हो रही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस साइड में, तो जब यहाँ आक्रमण हुआ, अंग्रेज चाह रहे थे कि मराठा को अपने आप में, यानी अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, तो उन्होंने मध्य भारत और मालवा क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो उस टाइम कर्नल की मैक और कैप्टन पोफम, ये नाम पोफम का एक दो बार कहीं पूछा है। कैप्टन पोफम और कर्नल की मैक, ये किससे रिलेटेड थे? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। और पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 से 1782, ये ध्यान लिए। अब इसमें महादजी सिंधिया थे, अभी देखा हमने, इन्होंने कई मोर्चों पर कड़ी टक्कर दी और लास्ट में 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के भीतर क्या हुआ? इसमें अरास या आरास की लड़ाई होती है, तलगांव की लड़ाई होती है और सिपरी की लड़ाई होती है। ये प्रमुख लड़ाइयां थी दोस्तों जो इसके बीच में हुई थी। परिणाम की बात करें तो मराठों की शक्ति बनी रही, हालांकि हारे नहीं, अनिर्णित रहा। और अंग्रेजों के साथ 20 साल की संधि हो गई, शांति स्थापित हो गई, संधि हो गई थी। किस संधि के द्वारा? सालबाई की संधि के द्वारा 1782 में हो गया था ये। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आता है दोस्तों। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब होता है? 20 साल बाद होगा, यानी 20 साल तक हुआ था, तो 1803 से 1805 के बीच में होता है। इसमें क्या हुआ? तो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ये लाता है सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें होता है सबसे पहली बात ये कि 1802 में बसीन की संधि होती है। हम इससे शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों उस टाइम जब ये पहला युद्ध हो चुका था, तो मराठा शक्ति तो कमजोर होना शुरू हो गई थी, और लेकिन भारत में ब्रिटिश वर्चस्व मजबूत होना शुरू हो गया था। लेकिन इसकी वजह से मराठा में आंतरिक कलह बढ़ गया था। और वो आंतरिक कलह तब ज्यादा हो जाता है जब 1800 में मृत्यु हो जाती है मराठा मंत्री किसकी? नाना फडणवीस की। फडणवीस की, ये कई बार सीधे सवाल आया है कि नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो गई तो मराठा संघ में जितने भी, मराठा संघ में कौन कौन थे? ये सिंधिया, होलकर, भोसले, पेशवा, ये सब क्या थे? आपस में मतभेद हो गया, मनमुटाव हो गया। अब इससे जो पेशवा था उस टाइम का, वो था बाजीराव द्वितीय। वो डर गया। जब डर गया तो अंग्रेजों के पास भाग गया और अंग्रेजों के साथ जाके बसीन की संधि करता है। अंग्रेजों के साथ कौन? पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये संधि क्या होती है इसमें? कि इसके तहत अंग्रेजों को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। मतलब ये जो बाजीराव द्वितीय था, ये सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता है अंग्रेजों के। इससे क्या होता है कि बाकी जो सरदार थे, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब बड़े नाराज हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं सोचता, फिर युद्ध होता है। ठीक, युद्ध होता है।
इसमें कौन से प्रमुख युद्ध होते हैं? असाई का युद्ध, अरगांव का युद्ध, लसवारी और डींग का युद्ध प्रमुख होता है इसमें। लेकिन इसकी संधियां कौन सी हैं ये जानना जरूरी है। युद्ध के बाद अलग अलग मराठों, जैसे अलग अलग हो गए थे ना ये सब, सिंधिया, होलकर, भोसले, तो सबके साथ अंग्रेजों ने संधि की, लेकिन अपमानजनक संधियां की। जैसे देव देवगांव की संधि होती है, ये कब होती है? तो 1803 में ही हो जाती है, रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच। उसके बाद सुरजी अर्जन की संधि होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है, ये 1803 में ये भी होती है। तो दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच होती है, दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हो जाती है। और सुरजी अर्जन संधि में ही गंगा यमुना का जो दोआब होता है, गंगा यमुना क्षेत्र जो होता है, वो अंग्रेजों को मिल जाता है। लास्ट में राजघाट की संधि के साथ 1805 में ये युद्ध समाप्त होता है, जिसमें राजघाट की संधि जसवंत राव होलकर और अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था कि मराठा सरदार जो थे, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये सब हार जाते हैं और उनके क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। अब तीसरा कब्जा तो हो गया, तो क्या हुआ फिर? तीसरा युद्ध कब हुआ? उस टाइम भी, क्योंकि वो अंग्रेजों के शरण में चला गए थे, बाजीराव द्वितीय, तो मराठा साम्राज्य जो है अंग्रेजों के बीच अंतिम जो निर्णय होता है, अंतिम लड़ाई होती है, वो होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के साथ 1817 से 1818 के बीच में। तो अंग्रेजों का एक छत्र राज स्थापित हो जाता है, क्योंकि इसमें मराठा हार जाते हैं। और उस टाइम लॉर्ड हेस्टिंग था यहाँ का तत्कालीन गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग, इसके भूलिएगा मत, मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, 1772 के पास में आता है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ठीक है। अब इसमें और आगे बात करें तो जो लड़ाइयाँ होती हैं, और जो जैसे खड़की या खिड़की, लेकिन इसके पहले जो पेशवा राव बाजीराव द्वितीय था, उसके साथ फिर से एक संधि कर ली जाती है। जैसे इसमें सबसे पहले बसीन की संधि होती है 1802 में, बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेजों की हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी पूना संधि होती है 1817 में, वही बाजीराव द्वितीय के साथ, ठीक है, बाजीराव द्वितीय के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ होती है। इसके तहत कई अधिकार छोड़ने पड़ते हैं बाजीराव द्वितीय को। और इसमें लड़ाइयाँ कौन सी है? खिड़की की लड़ाई है, कब है? 5 नवंबर 1817 को। सीताबर्डी की लड़ाई कब होती है? ये भी नवंबर में होती है, लेकिन ये इसके बाद होती है 27 नवंबर के आसपास 1817 में, ठीक है। ये भी होती है किसके किसके बीच में? बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स के बीच में ही हो रही है। महिदपुर और कोरेगांव आता है, ये होता है। महिदपुर कब होता है? 1818 में 6 जनवरी को इसकी संधि हो जाती है। वहीं कोरेगांव की लड़ाई काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जान रहे होंगे, जो 1 जनवरी 1818 को होता है। और पेशवा के कितने राजा थे, सैनिक थे? 28,000 के आसपास थे। और जबकि ब्रिटेन के 800 सैनिक थे। इन 800 में महार जात के सबसे ज्यादा थे, और फिर भी इन लोगों ने, 800 लोगों ने इनको पीछे धकेल दिया था। इसलिए ये कोरेगांव हर साल दिवस भी मनाया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसके बारे में भी और पढ़ सकते हैं। और शौर्य का प्रतीक माना जाता है ये, ठीक। तो मंदसौर की संधि हो गई। मंदसौर की संधि कब होती है? तो मंदसौर की संधि दोस्तों आपको बताना है कि कब होती है, ठीक है। परिणाम की बात होगी तो मराठा संघ पूरी तरीके से इसमें समाप्त हो जाता है, और पेशवा पद खत्म कर दिया जाता है। पहले ही चला गया था, पूरा मराठा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है, मराठा का नामो निशान खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा सवाल था दोस्तों। आंग्ल मराठा युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है आपके सवाल, किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा मोहम्मद बिन तुगलक से है, और मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी कार्य हुए हैं उससे मिलाने के लिए अक्सर सवाल आ जाता है कि भाई इन्होंने दोआब में वृद्धि कब की, राजधानी परिवर्तन कब किया, और सांकेतिक मुद्रा कब चलाई, तो ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया? दोस्तों ये 1323 की बात है। अगर उसकी पहले बात करें तो जो दिल्ली सल्तनत है उसमें गुलाम वंश
खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है और ये थर्ड होता है, सबसे लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और ये कब तक रहता है? 1320 से 1414 तक रहता है। और 1320 से कौन रहता है? 1320 से 1325 के बीच में इसके संस्थापक का नाम बताइए। गयासुद्दीन तुगलक। इसका एक और नाम था, ये नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक। तो ये रहता है 1320 से 1325 के बीच में। हाँ, एक कहानी भी इससे जुड़ी हुई है, भी बात करते हैं, हालांकि पहले इसकी बात करें। मोहम्मद बिन तुगलक 1323 में की बात है, गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल के दौरान उसका पुत्र जौना खां, ठीक है, इसका पुत्र गयासुद्दीन, जो कि बाद में एमबीटी यही बना, और वो काकतीय वंश के जो राजा थे प्रताप रुद्र को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लेता है, विजय प्राप्त कर लेता है। और इस जीत के बाद वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ये बात क्लियर हो गई। अब देवगिरी का भी नाम बदला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, तो देवगिरी से हटाकर दौलताबाद रखा जाता है। ठीक है, और एक कहानी इससे रिलेटेड है, निजामुद्दीन औलिया और ये गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक से रिलेटेड है कि इन दोनों से नहीं जमती थी। जब ये शासक बना गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक, तो इसने कहा कि भाई जो पहले तुमको दान मिले हैं इतने सालों से पुराने शासकों ने दिए हैं, वो मेरा वापस करो। इसको लगता था कि सारी चीजें इसकी हैं, और चिश्तिया सिलसिले से जुड़े हुए थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो ये मेन प्रॉब्लम धन की थी। निजामुद्दीन औलिया ने उनको तो गरीबों में बांट दिया था, तो उसको लौटाने से मना कर दिया। तो इसके साथ ही तुगलकाबाद किला जो बन रहा था, यही बनवा रहा था गयासुद्दीन तुगलक। और वो चाहता था कि मजदूर जो रात में औलिया की बावली बनाते हैं, बावली होती थी दोस्तों, स्टेप वेल होता था जिसमें पानी रहता था, कुएं कुएं में सीढ़ीदार कुआं कहते हैं इसको, तो वो औलिया बनवा रहा था। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक चाहता था कि उसके जो मजदूर हैं वो भी हमारे यहाँ काम करें और तुगलकाबाद किले को जल्दी से पूर्ण करें। अब इसमें भी प्रॉब्लम हो गई कि उसके मजदूर नहीं आ रहे थे रात में। तो सुल्तान की धमकी कब देता है ये, जब बंगाल अभियान पे गया था तो वहां से उसने बताया कि देखो, दिल्ली पहुंचने से पहले तुम वहां से निकल जाना वरना तुमको सजा दी जाएगी। अब भाई ये ईगो की बात आ गई थी, तो उन्होंने एक जवाब दे डाला हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, और फारसी में कहा था उन्होंने कि हनुज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। और बात इनकी सही भी निकली, क्योंकि दिल्ली पहुंचने तक सीमा तक आ गया था, लेकिन शहर में प्रवेश करने से पहले उसके स्वागत समारोह के लिए अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया था, मंच बनाया गया था, जिसके गिरने की वजह से 1325 में उसकी मौत हो जाती है और वह कभी दिल्ली नहीं पहुंच सका। और औलिया के शब्द इस तरह मशहूर हो गए कि आज तक चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कहानी थी। और इसमें देखते हैं आगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कई काम किए, उन कामों को नजर डालें अगर। हाँ, इनके बाद कौन बनता है 1325 से 1351 के बीच में, यही मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जिसको बोलेंगे हम लोग, रहता है। इसके प्रमुख कार्यों को देखेंगे, प्रशासनिक कार्य हैं कुछ, जैसे राजधानी परिवर्तन। ये जिस पे टिक लगा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आ जाता है कि भाई राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कराचिल अभियान, 4 दे देंगे उसको, सीरियल वाइज लगाना है। तो अब बताइए कैसे कैसे हैं। तो पहली बात करते हैं कि राजधानी परिवर्तन 1327 में हुआ था, ये तो ठीक है, दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया था इसने। सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी 1329 में इसने जारी किया था, लेकिन घर घर नकली सिक्के बनने लगे थे, क्योंकि ऐसा बनाया था कि उसको बनाना आसान हो गया था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था ठप हो गई। हाँ, ये भी था कि जो जितने की चांदी थी उतने का पैसा कम बढ़ रहा था। जैसे 1 रुपए है आपके पास, अगर 1 रुपए का मूल्य उस वस्तु जिसकी बनी हुई है वो उससे ज्यादा है, तो वो रुपए आप रख लेंगे चांदी बेचने के लिए। तो वही हाल हुआ था इसका। दोआब में कर वृद्धि करवाता है, गंगा यमुना में उपजाऊ क्षेत्र टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन वहां पे अकाल पड़ गया था। हाँ, और इस अकाल के कारण ही दोस्तों किसानों को राहत देने के लिए उसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी, और उसका नाम था दीवान ए कोही। दीवान ए कोही अलग से भी पूछा जाता है, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, मतलब स्थापित किया था किसानों को ऋण देने के लिए, क्योंकि अकाल पड़ गया था।
ऋण का नाम क्या था? सोंधार ऋण। ये भी पूछा जाता है कि पीछे आया है सोंधार ऋण किससे संबंधित है, सोंधार क्या है? तो अकाल में मदद करने के लिए था ये ऋण जनता का। हाँ, ये आ भी गया कि दीवाने को ही खेती में सुधार के लिए कृषि विभाग बनाया गया था, जिसमें ऋण सोंधार दिया जाता था। भ्रष्टाचार के कारण ये विफल रहा। सैन्य अभियान खुरासान अभियान होता है दोस्तों। खुरासान अभियान 1332-33 में होता है। 1332-33 में होता है। मध्य एशिया जीतने के मतलब लालच में, या उसको लगता था कि जीत लेंगे, तो इसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की विशाल सेना तैयार की थी और 1 साल का एडवांस दे दिया था कि भाई जीत के ही आना है। लेकिन कुछ राजनीतिक बदलाव आए, उसके अभियान रद्द करना पड़ा था। कराची अभियान की बात हो रही है जब, तो ये 1333 में और 34 में होता है। और हाँ, 131333 की बात आती है तो हमको याद आता है क्या? इब्न बतूता। इब्न बतूता, और ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। इस तरीके से कराची अभियान हो गया। हाँ, दक्षिण भारत की अभियान, उसने मदुरै, वारंगल और नियंत्रण करने की कोशिश की, लेकिन विद्रोहों के कारण विजयनगर और बहमनी के जैसे नए स्वतंत्र राज्य का उदय हो गया था। जबकि विजयनगर साम्राज्य को हम लोग पिछले 2 लेक्चर पीछे लगभग पढ़ चुके हैं कि 1336 में, हरिहर और बुक्का द्वारा। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है ये। 83 सवाल पे चलते हैं। 83 पे आज का तीसरा सवाल है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो खान देश है दोस्तों, खान देश है ये। खान देश का आक्रमण, आगरा में जेसुइट मिशन कब आया? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। आगरा में फिंच फिच या फिंच का आगमन कब होता है? और कश्मीर का अधिग्रहण कब होता है? तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, जैसे कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी। जो बिल्कुल जबान पे होना चाहिए कि 1571-72 के आसपास कह सकते हैं, 71 मान लो इसको, हालांकि 1 साल में नहीं बना था। ठीक है, 1571 कन्फर्म मान लो। राजधानी इसको बाद में बनाया था। और फिर क्या होता है कि आगरा में फिंच का, चलो शुरुआत से देखते हैं। खान देश का आक्रमण कब होता है? खान देश का दोस्तों आक्रमण जब होता है वो था लास्ट टाइम इसका खान देश पर, जब अकबर दबाव डालता है, तो वो तो 57 था। 1577 में तो ये दबाव डालता है, प्रेशर देता है, लेकिन आक्रमण नहीं करता है। बाद में अंतिम विजय के रूप में, यानी आक्रमण कहोगे तो अकबर की अंतिम विजय 1601 में होती है, असीरगढ़ के किले के साथ होती है, और उसी में ये खानदेश को भी जीतता है 1601 के आसपास में। लेकिन इसमें आक्रमण की बात हो रही है, थोड़ा सा दबाव, और उसको शुरुआती मान लेंगे, विकल्प के सहित 1577 माना जाएगा। आगरा में प्रथम जेसुइट मिशन कब आया था? तो ये आया था 1580 में। आगरा में अकबर के काल में जेसुइट यानी ईसाई मिशनरी मान सकते हैं, ईसाई लोगों का मिशन आया था, जेसुइट मिशन। फिर आगरा में फिंच का आगमन कब होता है? 1585 में, 1585 में। फिंच पहला अंग्रेज था दोस्तों, ये व्यापार और यात्रा का यात्री था, व्यापारी था, जो अंग्रेजों के समय में, सॉरी, अकबर के समय में आगरा में आया और फतेहपुर सीकरी भी पहुंचा था ये, क्योंकि तब तक फतेहपुर सीकरी बन चुकी थी। देखो 71 में बनना शुरू हो गई थी या बन चुकी थी। कश्मीर का अधिग्रहण होता है कि 1586 में कश्मीर का अधिग्रहण होता है। कश्मीर भी 2 बार विजिट करता है अकबर, उसको बड़ा अच्छा लगता है कश्मीर। और पहली बार जब वो गुजरात अभियान पे रहता है, तब उसने पहली बार समुद्र देखा था, और गुजरात विजय के बाद ही उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक है। लड़ाई कब कब करता है? 1526-56 में। हाँ, कुछ तो है इसमें। लड़ाई उसकी 1556 में कब से होता है कि भाई पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1556 में हेमू को हराता है। मालवा विजय करता है 1561 में, बाज बहादुर को हराता है। गोंडवाना विजय करता है रानी दुर्गावती, काफी इंपॉर्टेंट है, 1564 में। ये दोस्तों एक बार में नहीं याद होगा, या तो आप कहानी इसको डिटेल में पढ़े हो तो होगा, या तो बार बार इसको देखते रहेंगे, जिसमें ऊपर का 2-4 या नीचे का बीच का याद हो जाएगा, तो ऐसे कर सकते हैं। चित्तौड़ और रणथंभौर 1568-69 में राजपूत किलों को जीता था। ठीक है। गुजरात विजय देखो 72-73 में होता है, इस खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है, महाराणा प्रताप को हराकर। मानसिंह के नेतृत्व में, मानसिंह किसके विरुद्ध लड़ रहे थे? महाराणा प्रताप के किसके साथ? अकबर के साथ, अकबर के सेनापति के तौर पर लड़ रहे थे। तो बिहार और बंगाल विजय 1574-76 में होती है, और पूर्वी भारत को मुगल राज में मिला लिया गया था। इसके बाद उत्तर पश्चिमी अभियान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सब, लेकिन हाँ जान लो कि काबुल, कश्मीर, कंधार, ये सब सीमावर्ती। और 1591 टू 1601 जो खानदेश की भी हम लोग बात किए, अहमदनगर, असीरगढ़ लास्ट विजय होती है, अंतिम विजय होती है इसके तौर पे।
और अकबर ने ही मनसबदारी व्यवस्था चलाया था, जिसमें सेना और प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम था, जो जात और सवार इसी से रिलेटेड है कि कितने जात मतलब पद होते हैं, सवार मतलब उसके साथ घुड़सवार कितने रख सकते हैं। एक टोडरमल थे, इनके काल में टोडरमल थे, उन्होंने भू राजस्व लैंड रेवेन्यू के वसूलने के लिए नई सटीक व्यवस्था बनाई थी, जिसका नाम था दहसाला प्रणाली। तो टोडरमल ने बनाया था दहसाला प्रणाली। अब ये भी हो जाता है कि भाई दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो जब शुरुआत में आया, पहला काम दास प्रथा का अंत कर दिया, और तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया 1563 में, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाना 1575 में, मजहर की घोषणा 1579 यानी 1579 में, और दीन ए इलाही 1582 में होता है। तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दीन ए इलाही क्या था, सभी धर्मों को मिलाकर ये सोच रहा था कि एक नया धर्म बनाया जाए। भाई आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट अलग से बनाया था, लेकिन बहुत लोगों ने इसमें शामिल नहीं हुए, और इसमें एक व्यक्ति था जो शामिल हुआ था, जो हिंदू था। आपको बताना है भारत, और मैं हिंट दे दे रहा हूँ, अकबर के नवरत्नों में से एक था। वो कौन था? ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, 84 में, यानी आज के चौथे सवाल पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पुस्तक दी गई है और इधर लेखक दिए गए हैं, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इसी से ये फेमस ज्यादा है, फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम्स टू दी फॉल ऑफ विजय एम्पायर। तो ये जो बुक है किसने लिखी है? द इंडियन मुसलमान, तो आप जानते होंगे, बहुत बार पूछी गई है पीवाईक्यू में कि इंडियन मुसलमान किसकी है। रिवोल्यूशनरी, द द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया won इट्स फ्रीडम। और लास्ट में क्या है? द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 टू 1910। इसके बीच में कौन कौन होगा? तो पहला क्या है कि ये जो साउथ इंडिया की बात आएगी, तो सबसे फेमस साउथ में कौन मिल जाएगा? कि ए नीलकंठ शास्त्री जी मिल जाएंगे, और दक्षिण भारत इतिहास पर प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है ये, और प्राचीन इतिहास, सॉरी, प्रसिद्ध इतिहासकार थे रहे हैं ये नीलकंठ शास्त्री, आप कई बार नाम सुने होंगे। जबकि इंडियन मुसलमान्स की बात करते हैं, तो इंडियन मुसलमान्स के तौर पे ये डब्ल्यू हंटर आते हैं, इंडियन मुसलमान के तौर पे, दी इंडियन मुसलमान। रिवोल्यूशनरीज कौन हो जाएगा? रिवोल्यूशनरीज में संजीव सान्याल आते हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, और हाल ही में, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसमें आजादी के क्रांतिकारियों के योगदान की एक दूसरी कहानी बताई गई है इसमें। द एक्सट्रीमिस्ट चैलेंज इंडिया बिटवीन 1890 टू 1910 की बात हो रही है, तो अमलेश त्रिपाठी लिखते हैं इसको, और ये इस बुक में कब से कब मेंशन करते हैं, ये 1890 से 1910 के टाइम पीरियड को के बीच को गर्मपंथी जो आंदोलन था उस पर आधारित एक बुक है। एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी, चरमपंथी, नरमपंथी और गर्मपंथी थे ना, कब अलग हुए थे कांग्रेस से, ये बताओ, और कब मिले थे? डेट बता दे रहा हूँ, 1907, 1916, कब कब हुए थे। तो आगे चलते हैं, इस तरीके से ये हमारा सवाल सही हो जाता है। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो जाता है, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। आज के लास्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट है, नवपाषाण काल से बड़ा दिन बाद आया है कि एंशियंट हिस्ट्री से हम लोग कई बार कई सवाल नहीं कर पाए थे। टी नरसीपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो टी नरसीपुर आपको रट लेना है, बहुत बार आया है, सीधे कर्नाटक से आया है ये। कर्नाटक में टी नरसीपुर है, और कर्नाटक के मैसूर जिलों में है, मैसूर जिले में है, ठीक है, मैसूर जिले में है, जो कि कावेरी, ये कावेरी नदी है, और ये कपिल नदी है, तो इसके जो संगम पर ये स्थित है टी नरसीपुर, ठीक है। ये नियोलिथिक स्थल है, यानी नवपाषाण स्थल है, ये के लिखा हुआ है। दक्षिण भारत की जो प्रारंभिक जो संस्कृति थी, कृषि की संस्कृति थी, वो यहाँ दर्शाई गई है, और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं, और प्राचीन बसावट के प्रमाण भी मिलते हैं। दोस्तों इसमें इसी के साथ ही हम लोग कुछ और अलग से बात करेंगे कि जैसे ये प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना कई लोगों को। तो हम बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री, लिख दे रहे हैं प्री हिस्ट्री। अब प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, इतना समझ जाइए, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब नॉर्मल सी बात समझिए कि ये तीनों विभाजन लिपि के आधार पर किए गए हैं।
लिपि मतलब जो लेखन कला मिली है उसके आधार पर, क्या लिखने वाला यानी कुछ साहित्यिक स्रोत मिले हैं, कुछ लिपियां मिली हैं, तो इसके आधार पर करते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इधर से शुरू करते हैं। जब से लिपि पढ़ी जाने लगी, तो ऐसा पता है आपको कि अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी थी। तो जो लिपियां पढ़ी नहीं जा सकी हैं वो कौन किस में आएंगी, वो इसमें आएंगी। कि क्या होगा कि इसमें लिपि तो थी लेकिन पढ़ी गई है ऐसा नहीं हुआ है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री, बीच वाला याद करिए, तो बार बार साइड साइड याद हो जाएगा। और जो हिस्ट्री है उसमें क्या है, जो लिपि है और पढ़ी भी गई है। अब लास्ट वाला बचता है कि इसमें ना लिपि है और नहीं है तो पढ़ने कोई सवाल ही नहीं। तो प्री हिस्ट्री जब शुरुआत होती है, जब कोई लेखन कला नहीं होती है, लेखन नहीं होता, आर्ट नहीं होती है, कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं होता है या कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है, तो उसको हम प्री हिस्ट्री में काउंट करते हैं। और प्री हिस्ट्री के अंतर्गत दोस्तों हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, जिसको इसको बोलते हैं पहला पैलियोलिथिक, इसको बोलते हैं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण मीजोलिथिक, मध्य पाषाण और नव पाषाण नियोलिथिक। दोस्तों हम चाहेंगे कि आप इंग्लिश में याद करिए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। पाषाण 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 सब में आता है, तो लिथिक लिथिक तो आता है लेकिन इसमें अलग थोड़ा दिखता है ना। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक बीच में है तो मीजो हो गया, नियोलिथिक न्यू नया, नव पाषाण ऐसे याद हो जाएगा। तो जो पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था, उसमें मुख्यतः शिकारी ही थे और खाद्य संग्राहक ही रहे होंगे। हाँ, इसमें एक चीज हुई है कि आग की खोज हुई थी, आग की खोज हुई थी, ठीक। और भीम बेटका, अगर इसके स्थान की बात करें तो भीम बेटका नामक स्थान एमपी में है और बेलन घाटी यूपी में है। ये 2 स्थान किससे हैं, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। हालांकि भीम बेटका में आगे भी इसमें मिलता रहता है, सबसे पुराना इसी से मिला हुआ है। और औजार की बात करेंगे तो इसमें छेदक, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें मिलती हैं। वहीं मीसोलिथिक में छोटे हथियार मिलने लगते हैं। मतलब शुरू में कोई बनाएगा पत्थर तो डील डॉल अलग अलग होगा ना, बड़ा बड़ा मार दो मर जाए। लेकिन जब थोड़ा और बढ़े तो थोड़ा सा छोटे पत्थर आए, उसमें थोड़ा दिमाग लगाएं कि कम में जैसे मार दो, नुकीला हो। पशुपालन की शुरुआत होती है इसमें, पशुपालन की शुरुआत मीसोलिथिक में हो जाती है। और एमपी में मिलता है आदमगढ़, आदमगढ़ और बागोर मिलता है राजस्थान में। तो ऐसा आता है कि बागोर मध्य प्रदेश का स्थान है, वो किससे संबंधित है, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नवपाषाण से। तो आपको बताना है कि मध्य पाषाण से। और नियोलिथिक कृषि की शुरुआत होती है, कृषि की शुरुआत होती है, पहिए का आविष्कार होता है, अस्थाई बस्तियां बनती हैं, अस्थाई बस्तियां गांव बनते हैं, मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, और टी नरसीपुर जो हम लोगों ने पढ़ा थी कि इसमें न्यूलिथिक में आ जाते हैं। यही जो प्रोटो हिस्ट्री है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ यही याद रखो कि लिपि मिली है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, जिसमें सिंधु सभ्यता है, ताम्र पाषाण सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, ठीक, बस यही मान लो। और जो हिस्ट्री है, लिपि है, पढ़ी भी जा सकी है, तो कब से माना जाएगा, वो 600 ईसा पूर्व से, यानी जब बौद्ध और जैन धर्म आ गए उसके आसपास से माना जाने लगेगा, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, जाने तो ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।